हेलो बच्चों, बाजी कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड आज की क्लास है क्लास 9th की क्लास। हम सबको पता है मोस्टली जितने भी जो स्कूल है उन सभी में एग्जाम हो गए हैं एंड बच्चों ने 9th की पढ़ाई को शुरू कर दिया। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे आपकी क्लास 9th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर से, जो बिल्कुल आप मेरे साथ पढ़ेंगे बायोलॉजी। एंड मेरा नाम है पूजा सिंह। तो भाई सबसे पहले बता देती हूँ कि जितने भी जो चैप्टर्स है बहुत ही इजी वे में करके मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बिल्कुल भी टफ लैंग्वेज का मैं यूज़ नहीं करूँगी और आपको ना ऐसा पढ़ाऊंगी आपको पहली बार में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस शर्त एक है कि आपको ना उतना ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बस जितने बातें बता रही हूँ नोट्स में उन बातों का ध्यान रखना है, एग्जाम में उन बातों का ध्यान रखना है और टॉपिक को पढ़ते हुए थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ना है। बाकी अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी बातें बताऊँ प्लीज़ उनको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, एंड फॉलो करना। आपके टॉपिक ऐसे ऐसे क्लियर हो जाएंगे ना, मतलब बढ़िया तरीके से कि आप खुद से ये बोलोगे कि मैम टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। टॉपिक क्लियर तो पूरा चैप्टर क्लियर। टॉपिक और यानी कि अगर आपको जब सारे ही टॉपिक क्लियर हो जाते हैं तो आपके जो ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए यानी कि अगर आपने बोला कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर आपने बोला आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं, तो याद रखना बेटा कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है। एंड अभी आप क्लास 9th में हैं। जब क्लास 9th में बच्चे अक्सर आ जाते हैं तो क्या, क्योंकि अभी आप 9th में आए हैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ। तो जब बच्चे क्लास 9th में आते हैं ना तो फर्स्ट टाइम जब उनको ऐसा लगता है कि अरे अभी तो हम मतलब बड़े बच्चे बन गए, उनको ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, आप बच्चे ही होते हो। तो क्लास 9th को बच्चे थोड़ा सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी नहीं होता है, 10th में होता है। तो प्लीज़ 9th से ही सीरियस लें थोड़ा, यानी कि 9th की जो भी आपकी पढ़ाई उसको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ें। एंड साथ ही साथ जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपके आधे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है बोर्ड एग्जाम देने के लिए। आपका बेस इतना ज़्यादा वीक नहीं रह जाता है। तो आपको जितने भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। एंड क्लास 9 जो होती है एक ऐसी क्लास है जहाँ से बच्चे की नींव मजबूत होती है। तो आपने सुना होगा ना, जब एक मकान बनता है, घर बनते हैं तो नींव को मजबूत रखा जाता है, वैसे ही क्लास 9 को स्ट्रॉन्ग रखना ही बहुत ज़रूरी है। क्लास 9 अच्छी होगी, 10th में अपने आप अच्छी आप तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, बोर्ड भी होगा, है ना। अब अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ क्लास 11th की, तो 9 10th में अच्छे से पढ़ोगे तो 11th में हेल्प मिलेगी। तो बेटा 9 से 12 तक ना थोड़ा बहुत ध्यान से जो बच्चा पढ़ता है ना वो बहुत आगे तक जाता है। एंड आप अभी क्लास 9th में आए हैं इसलिए मैं आपको ये सारी बातें समझा रही हूँ, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं गाइस क्लास को बिना देर करे। एंड आपको बता देती हूँ आपका सबसे पहला जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है बेटा वो है कौन सा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं सेल के बारे में, ओके। एंड सबसे बड़ी चीज़ आपको बता देती हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अभी अनअकैडमी पर चल रहा है 7 डे फ्री ट्रायल। तो उसकी डेट अभी जो है वो बढ़ चुकी है एंड इसकी जो आपका लास्ट डेट है वो है 31 मार्च। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, या तो आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर सकते हो या फिर ऐप पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। एंड आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं PS05, जिससे आपको 7 डे फ्री ट्रायल मिल जाएगा, जहां पर आपको पता लग जाएगा कि आखिर क्लासेस किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है, हर चीज़ आपको पता लग जाएगी, ओके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेल की, ओके। क्या जानते हो आप इसके बारे में। देखो ऐसा तो है नहीं कि 6 7 8 में नहीं आता, बिल्कुल आ जाता है गाइस, है ना। तो क्या होता है सेल, अगर मैं आपसे बात करूं, कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे कि मैम सेल ये होता है, कौन बताएगा, कोई बच्चा सेल क्या होता है बताओ। ओके अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि भाई हमारी बॉडी किसकी बनी है, आपने दो चीज़ें सुनी होंगी, है ना। एक होता है लिविंग एंड एक होते हैं नॉन लिविंग, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली अगर आप किससे पूछोगे कि जिसने साइंस ना पढ़ी हो, है ना, लाइक क्योंकि साइंस में अलग ही जवाब होते हैं, तो जिसने साइंस ना पढ़ी हो आप पूछोगे कि लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं, तो भाई वो क्या बोलेगा, भाई जिसमें जान होती है वो लिविंग है, जिसमें जान नहीं होती वो नॉन लिविंग, यानी कि भाई जिसमें मूवमेंट हो रहा है, यही सब ऐसी कहानी मिलेंगी। लेकिन होता क्या है, अगर मैं बात करूँ, देखो किस बेसिस पे आप एक लिविंग को बोल रहे हो कि भाई ये लिविंग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ एक्चुअली अगर हम बात कर लेते हैं तो बेटा यहाँ पर लिविंग जो होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो बनी होती है सेल से। क्या आपने कभी ये सुना है कि टेबल सेल से बनी है, क्या आपने ये सुना है कि जो एक चेयर होती है वो सेल से बनी होती है, नहीं, कभी नहीं सुना होगा, है ना। आप जितने भी जो एनिमल हैं, ठीक है, या फिर अगर मैं बात कर लेती हूँ गाइस सभी प्लांट्स की, ठीक है,
सब किससे बने, सेल से बने। तो सेल क्या है, सेल आप ये कह सकते हो कि भाई सेल तो वो है जिससे सारे एनिमल्स और प्लांट्स बने, यानी कि सारे के सारे जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी कि भाई जितने भी जो लिविंग है वो सब सेल से ही तो बने। अब सेल क्या है, यानी कि हमें तो पता लग गया भाई सेल तो वो है जिससे हम लोग बने हुए हैं, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से। सेल किसको बनाती है, यानी कि भाई एक सिंगल सेल है। सेल किसको बनाती है, टिश्यू को बनाती है। टिश्यू क्या होते हैं, सेम ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाया जाता है, टिश्यू। लेकिन टिश्यू आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो हम इसको वहाँ देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये जानना है कि ये सेल क्या होती है। ओके, तो सेल है क्या बेसिकली यहाँ पे। ओके, चलिए, तो भाई सबसे पहली चीज़ इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि हमारी बॉडी को तो बना ही रही है, नहीं कि हमें तो बनाया है इसने, लेकिन साथ ही साथ जो सेल होती है हर एक सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक। अब यहाँ पे सेल को जान लिया, लेकिन अब बात आई कि ये सेल जो थी सबसे पहले आखिर कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। भाई कोई ना कोई साइंटिस्ट तो रहा होगा ना जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया होगा। ऐसी हवा में थोड़ी ना आ गया हो कि भाई ये सेल होती है, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ जी, ऐसा होता है कभी, होता है नहीं होता है, कौन बताएगा, होता है नहीं होता गाइज, नहीं होता है ना। ऐसा कोई भी नहीं है हवा में चीज़ें ऐसी बोलते हैं और हो जाता है, नहीं। जो भी, यानी कि अगर मैं बात करूँ एक साइंस का स्टूडेंट ही जान सकता है कि साइंस हमेशा प्रूफ मांगती है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ को डिस्कवर किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया, बहुत साल लग जाते हैं किसी भी चीज़ को डिस्कवर करने में, फिर बाकी साइंटिस्ट आते गए और जुड़ते गए, तब पता लगा और नई नई चीज़ों के बारे में। तो हम एक पूरा सीक्वेंस में पढ़ेंगे किस तरीके से क्या चीज़ डिस्कवर हुई, कब हुई, हर एक चीज़ को। ओके, तो सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हैं, चैप्टर का नेम डालेंगे, चैप्टर के नेम के साथ आप वहाँ पे हेडिंग डालेंगे सेल एंड लिखेंगे कि सेल होता क्या है, ठीक है, क्लियर। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक साइंटिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं एंड साइंटिस्ट के साथ साथ उनका नाम लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक। तो कौन थे रॉबर्ट हुक, किसी ने सुना है कहानी, मतलब कुछ भी वर्ड सुना है कभी, क्योंकि 6th 7th 8th की बुक में नेम तो आता है लेकिन उस टाइम बच्चों को इतना पता नहीं होता कि क्या है, ठीक है। तो अच्छा, किसी ने सुना है, नाम सुना है आप सबने, हाँ जी सुना है गाइस ये नाम रॉबर्ट हुक, किस किस बच्चे ने सुना है, बताएं, सुना है। चलिए, तो बेटा सेल क्या होता क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से देखना। सेल तो बता दे कि भाई हमारी बॉडी से बनी है, भाई सिंपल सी बात, सारे प्लांट्स बने हैं, सारे एनिमल्स बने हैं, ठीक। ये जो सेल थी सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अगर मैं बात कर लेती हूँ आपसे यहाँ पे किसकी, हाँ जी आपके रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने 1665 में सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक। अब बात है कहाँ पे किया था, क्या हवा में ऐसी बोल दिया था कि भाई सेल होती है। तो एक प्रॉपर स्टोरी के फॉर्म में समझाऊंगी बहुत इजी तरीके से, जो आपको डिफिकल्ट लगता है, बिल्कुल मैंने पहले बोला है कि मेरी क्लास में आप जब भी आओगे आपको टॉपिक कोई भी डिफिकल्ट नहीं लगा, बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगा एंड वही चीज़ हम करेंगे। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको टॉपिक समझाऊंगी एंड आप समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 1665 में ये वाला जो इनका ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बन जाता है एंड साइंटिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी साइंटिस्ट पढ़ेंगे उन्होंने किस चीज़ को डिस्कवर किया, ये सारा ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ईयर आपके दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ रॉबर्ट हुक का कि कब डिस्कवर किया एंड सेकेंड इज़ न्यूक्लियस को कब डिस्कवर किया गया, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए एंड इन्होंने सेल को डिस्कवर किया। अब इन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो थी डेड सेल, लेकिन ये बात रॉबर्ट हुक को नहीं पता थी। रॉबर्ट हुक को ये तो पता था कि उन्होंने किसी चीज़ को डिस्कवर किया है, कैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो थे, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, जो कॉर्क टिश्यू होता है, ठीक, अब टिश्यू किससे बना होगा, सेल से ही तो बनता है, अभी तो बताया मैंने, बाकी डिटेल में टिश्यू का आप नेक्स्ट क्लास में बना है। जो कॉर्क टिश्यू होता है, ठीक है, जब इसकी बाग को, ठीक है, उन्होंने क्या, कहाँ पे, एक माइक्रोस्कोप में देखा। अब भाई माइक्रोस्कोप की जो खोज थी वो बहुत पहले हो चुकी थी, बहुत पहले डिस्कवर हो चुका ऑलरेडी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ उन्होंने उसमें चेंजेस कर दिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपने क्या करा,
कि आपने एक घर खरीदा है ना, और उस घर को बहुत सुंदर सजा दिया, आपने उसमें थोड़ा चेंजेस लाए ना, उसको थोड़ा सा और सजाया। तो वैसे ही रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप के साथ किया। अब माइक्रोस्कोप जो है वो पहले ही डिस्कवर हो चुका था, लेकिन उन्होंने क्या किया, थोड़े से चेंजेस करे और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो मैंने बनाया है ना। तो यहाँ पे यही लाइन हुई एंड उन्होंने बोला, यानी कि जब उन्होंने देखा उस बात को तो हुआ क्या बेटा बेसिकली, तो उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दी। ठीक, अब जो स्ट्रक्चर दिखाई दी गाइस वो कुछ इस टाइप से थी। ठीक, ये ऐसे इस तरीके से उन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दी एंड इस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दे दिया सेल। क्लियर? ठीक है, लेकिन रॉबर्ट हुक को भी ये नहीं पता था कि उन्होंने जिस सेल को डिस्कवर किया है वो डेड है या फिर वो लिविंग सेल है। ओके, चलिए भाई आगे बढ़े। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मैम ये फिर क्लियर कैसे हुआ, तो ये अभी पूरी स्टोरी के फॉर्म में समझाऊंगी, यूँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक कहानी हमको बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब थोड़े डायग्राम्स दिखा देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या किया भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने यानी कि माइक्रोस्कोप जो थे वो पहले भी डिस्कवर चुके थे, लेकिन उन्होंने क्या किया भैया कुछ चेंजेस करो और फिर बोल दिए तो मैंने बनाया है। ठीक है, और उनको दिखाई दी थी कुछ इस टाइप से एक स्ट्रक्चर, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था गाइस, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल। ऑल क्लियर यहाँ तक? यस या नो? हाँ जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस या नो? क्लियर? चलो ओके, सबसे पहला पॉइंट क्लियर, व्हाट इज सेल, एंड सेकंड पॉइंट इज कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया। आपको 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। अब सेकंड पे आ जाते हैं। फिर और साइंटिस्ट, मैंने पहले ही बोला कि एक साइंटिस्ट ने किसी चीज़ को डिस्कवर किया तो बाकी साइंटिस्ट लग जाते हैं कि आखिर क्या नई चीज़ है यहाँ पे, और देखो क्या हम डिस्कवर कर सकते हैं कि आखिर है क्या। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब उनको पता लगा कि सेल नाम की एक चीज़ डिस्कवर हुई, उन्होंने उसके बारे में और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया भाई, उसके बारे में और डिटेल में देखना स्टार्ट कर दिया, है ना, कि भाई देखो इसके अंदर और क्या है, और क्या ये काम कैसे करती है, सब चीज़। तो यहीं पर आपके एक साइंटिस्ट और आए एंड वो थे कौन थे गाइस, वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने जो पता लगाया, इन्होंने जिस चीज को डिस्कवर किया वो थी आपकी गाइस लिविंग सेल। ठीक है, ओके है। चलिए तो भाई इन्होंने क्या किया बेटा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। ठीक है भाई, यहाँ पे ये कहानी क्लियर। फिर और साइंटिस्ट आए एंड बच्चा यहाँ पर फिर आए रॉबर्ट ब्राउन। एंड रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने जो डिस्कवर किया वो था न्यूक्लियस। और इन्होंने कब डिस्कवर किया, 1831 में। ठीक है, यही 2 ईयर मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताएं, राइट। अब सबसे पहले अगर मैं बात कर ली तो बेटा न्यूक्लियस की। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली आपकी ये सेल है। ठीक, तो इन्होंने बोला कि सेल में ना एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, इसको इन्होंने बोला न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, ये 11th क्लास के स्टूडेंट को भी नहीं पता होता, बट मैं आपको बताऊंगी बिकॉज पता होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, तो एक ना प्लांट होता है जिसको हम ऑर्किड भी कह देते हैं। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पर इसकी जो रूट थी, ठीक है, उसमें इन्होंने सबसे पहले आपके किसको डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो प्लांट का नेम इंपॉर्टेंट है, उस प्लांट में कौन से पार्ट से किया बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास 11th के स्टूडेंट से ही पूछना, उनको नहीं पता होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जिस लेवल तक की जो चीज़ें हैं, लाइक 9th लेवल पर जितनी भी चीज़ें, वो सब आपको पता होनी चाहिए, है ना। हाँ जी भाई बताएं, क्लियर, यस या नो? बताएं, क्लियर? बहुत सही, ओके। अब आगे बढ़े, चलिए भाई, यहाँ पे न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुका था एंड उसके बाद आए साइंटिस्ट पुरकिंजे। एंड पुरकिंजे जो थे, इन्होंने एक टर्म दिया जिसको हम बोलते हैं
प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये जब टर्म आया, इस टर्म के आते ही ये जो लिविंग और ये जो डेड सेल थी इसकी कहानी खत्म हो चुकी थी। अब ये होता क्या है, इधर ही कर दें, आगे देख लेते हैं, इस वाले पेज पे आ जाओ। वो इधर स्पेस नहीं है, ओके, स्लाइड इन श्वान, ठीक है, चलो इधर ही देख लो यार एक बार, ठीक है, फिर मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक, नंबर 1 इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ठीक, एंड साइटोप्लाज्म। एज इट इज सेम बनाएंगे आप अपनी कॉपी पे, ओके। तो यहाँ पे अब अगर आपने देखा कि क्या देख रहे हो आप कि यहाँ लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्म, मैंने बोला ये जो प्रोटोप्लाज्म टर्म था, ठीक है, इसने आते ही क्या कर दिया था, क्या कर दिया था बेटा, इसने आते ही जो ये लिविंग और डेड सेल की जो कहानी थी इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ठीक है, अब ये है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर अभी स्पेस नहीं है गाइस, तो मैं एक काम कर लेती हूँ, इधर समझा देती हूँ, ठीक है, इस तरफ, ठीक है, या इस पूरे स्लाइड पे समझा देती हूँ। एंड याद रखना कि ये 2 अलग साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है, ये 2 अलग साइंटिस्ट के नेम है। तो ये जो सेल होती है, इधर कर लेते हैं, चलो ठीक है, हम बेटा ये जो सेल होती है ना, ठीक, इस सेल में अगर मैं आपसे बात करती हूँ, इस सेल में सबसे बाहर वाला, यानी कि ये जो मैंने लाइन बनाई है, ठीक है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, आप कह सकते हो आउटर लेयर, तो ये होती है आपकी ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसके अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ, ठीक है, इसी में पूरी सेल में, ठीक, एक जेली के लाइक आप कह सकते हो कि जेली की तरह एक आपका यहाँ पे कुछ पाया जाता है जिसको हम लोग कह देते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें सारे के सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अब सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, मैंने बोला बेटा हमारी बॉडी जैसे होती है ना। तो अगर अब मैं आपसे बात करूं कि भाई हमारी बॉडी, तो हमारे भी हाथ होते हैं, पैर होते हैं, है ना, हमारी बॉडी के क्या हैं भाई, अंग हैं, ऑर्गन है। वैसे ही जो सेल होती है उसके ये मान लीजिए खुद के कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल जो होते हैं जब वो एक सेल में होते हैं तो वो लिविंग सेल होती है। चलो भाई वो किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अभी हम बात करें प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है। अब सोचो प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आ रहा है। तो मैंने बोला प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ तो वो कौन बना रहा है, बताइए बेटा कौन बना रहा है, हाँ जी, यही तीनों मिलकर। अब मैंने बोला कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि बेटा जिस सेल में, यानी कि मैंने बोला कि बेटा प्रोकिंजी ने जो ये टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म, इसके आते ही ये जो कहानी थी लिविंग और डेड सेल की ये क्लियर हो गई थी। अब बात आई कि आखिर कैसे, तो यहाँ पे होता क्या है, एक चीज़ सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल लिविंग होती है, जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता वो सेल कैसी हो जाती है, नॉन लिविंग, यानी कि सॉरी आपका डेड सेल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये तीनों मिलके किसको बना रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म को। कहानी समझे, मैंने बोला जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म है वो कैसी है, लिविंग, जिसमें नहीं है वो कैसी है, डेड। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, यानी कि ये तीनों मिलकर आपके प्रोटोप्लाज्म को बना रहे हैं, यानी कि ये तीनों होने चाहिए।
अब बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ को, ठीक है, इधर बना देते हैं चलो, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पीछे बना दिया है, ठीक है, चार्ट। अब ध्यान से देखना, ठीक। अच्छा, आपके पास बेटा एक तरफ लिखा हुआ है यहाँ पर प्लांट सेल और एक तरफ लिखा हुआ है एनिमल सेल, ठीक है। मैंने बोला ये बाहर वाली जो है ये आप सबको पता है कि ये कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये है आपका न्यूक्लियस एंड ये है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। आपको दिख रहा है इस सेल में भी है, इस सेल में भी, लेकिन यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिख रही है जिसका नाम है सेल वॉल, और ये मैंने सिर्फ प्लांट में बनाई है, एनिमल में नहीं बनाई है, एनिमल सेल में। कोई बताएगा बेटा ऐसा क्यों? हाँ जी बेटा, कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ? कोई बच्चा देगा रीजन? बोलिए। चलो मैं बताती हूँ बेटा, देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। अब जो आपके प्लांट सेल होती है बेटा, बेसिकली उसमें क्या मिलती है, आपकी एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल में नहीं मिलती, क्योंकि जो जितने भी जो एनिमल्स होते हैं वो उसको, यानी कि जो सेल वॉल होती है बेसिकली वो सेलुलोज से बनी होती है, एंड सेलुलोज जो होता है तो सेलुलोज को क्या नहीं कर सकते हैं, जितने भी जो एनिमल होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ अपनी बात करते हैं, ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, तो यानी कि अगर हम बात करें तो किससे बनी है सेल वॉल? सेलुलोज से। एनिमल सेल में क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हम क्या नहीं कर सकते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं, लाइक जो आपके लाइक ग्रास वगैरह वो खाते हैं, है ना, तो उनके स्मॉल आपके जो उनकी जो बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो भी लंबी होती है, क्यों? क्योंकि उनको इसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी में हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में, यानी कि हम अगर बात करें अपनी, तो हमारी बॉडी में क्या नहीं मिलते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्लियर? तो याद रखना कि सेल वॉल किस में मिलती है? सेल वॉल प्लांट सेल में मिलती है, आपके एनिमल सेल में ये नहीं मिलती है, ओके। एनिमल सेल की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब रीजन पता लग चुका है क्यों नहीं मिल रही है। अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये सेल कैसी हैं दोनों, तो बताओ आप क्या बोलोगे? क्या इसको मुझे लिविंग सेल बताओगे, या फिर आप मुझे इसको बोलेंगे कि मैम ये तो डेड सेल है, क्या बताओगे? हाँ जी बताएं बेटा, क्या बताएंगे बेटा? ये लिविंग सेल है। अभी तो आप बिल्कुल देखो दोनों लिविंग सेल है, क्यों? दोनों में ही आपका क्या मिल रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों में ही क्या मिल रहा है? आपका साइटोप्लाज्म, दोनों में क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैंने क्या करा, अब बेटा यहां पर, ठीक है, मैंने ये सब हटा दिया और सिर्फ मैंने बोला बेटा यहां पे ये स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है वो है सेल वॉल, मैंने बोला कि बेटा मुझे ये बताओ कि अब क्या दोनों सेम है? नहीं है बेटा। मैं पूछती हूँ कि बेटा आप कौन सी लिविंग है? आप बोलोगे हम ये लिविंग है, वो तो नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा अब ना यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना ही यहाँ पर न्यूक्लियस है, ना ही यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, सिर्फ एक सेल वॉल दिख रही है। अब याद कीजिए कि जो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, तो बेसिकली जो बेटा यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक थे उन्हें क्या दिखाई दी थी? कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर, ठीक।
इस टाइप से स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बताएं, अगर ये एक सेल लिविंग सेल होती तो भाई इसमें ये सेल वॉल थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये सब दिखना चाहिए था। लेकिन रॉबर्ट हुक को तो सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दी, और ये लाइंस किसकी थी, ये थी सेल वॉल। यानी कि भाई हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है, क्या हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो एक डेड प्लांट सेल होती है उसमें आपका सेल वॉल तो मिलेगा, लेकिन जितने भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस है, जो साइटोप्लाज्म है, वो नहीं मिलते हैं। तब जाके चीज़ क्लियर हुई कि भाई रॉबर्ट हुक ने जिस चीज़ को देखा था, उन्होंने सेल को डिस्कवर तो किया, लेकिन कैसी, डेड सेल को। और रॉबर्ट हुक ने जिस चीज़ को देखा था वो देखा था इस सेल वॉल को। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत सही, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहानी हो गई थी क्लियर। अब जैसे ये कहानी क्लियर हुई तो बेटा यहाँ पे आपके आ गए थे, यानी कि पुरकिंजे के बाद दो और साइंटिस्ट, श्लाइडेन एंड श्वान, ठीक है। श्लाइडेन एंड जो श्वान थे बेसिकली इन्होंने दिया था सेल थ्योरी को, ठीक। अब सेल थ्योरी क्या थी? देखो हमें पता है कि जितने भी जो प्लांट होते हैं और जितने भी जो एनिमल होते हैं, राइट। अब जितने भी जो प्लांट हैं, जितने भी जो एनिमल हैं, तो बात आई यहाँ पर कि भाई आखिर प्लांट किससे बने, हम लोगों को पता सेल से। तो यहाँ पे ये दो साइंटिस्ट थे, श्लाइडेन अलग थे, श्वान अलग थे। ये दो अलग अलग पर्सनालिटी थी, ठीक है। एक अगर जूलॉजी से थे तो दूसरे बॉटनी से थे। तो जो भाई बॉटनी से थे वो कहते कि भाई जितने भी प्लांट्स बने हैं वो सेल से बने हैं, और दूसरे जो थे जूलॉजी से वो कहते जितने भी जो एनिमल बने हैं भाई वो सेल से बने। श्लाइडेन को पता है श्वान सही कह रहे हैं, श्वान को पता है श्लाइडेन सही कह रहे हैं, लेकिन बात कहाँ हट की कि दोनों अभी तक दोस्त नहीं थे। अब इन दोनों को लगा कि यार ये भी सही कह रहा है, मैं भी सही कह रहा हूँ, तो इनको तब तो बात समझ नहीं है। लेकिन बाद में इन्होंने थोड़ा सोचा एंड ये दोनों दोस्त बन गए। अब जो ये लाइन अलग अलग बोल रहे थे कि सारे प्लांट सेल से बने हैं, सारे एनिमल सेल से बने हैं, अब ये दोनों मिलकर एक लाइन बोलने लगे, क्या कि जितने भी जो प्लांट होते हैं और जितने भी जो एनिमल होते हैं, ठीक है, वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और उनकी यही एक लाइन जो बोल रहे थे कि सारे प्लांट और एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं, अब ये लाइन इनकी कहलाई गई थी क्या, सेल थ्योरी। कहानी यहाँ तक रुकी नहीं, एक और साइंटिस्ट आए एंड वो थे कौन, वो थे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने दिया आपका क्या, मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके जो रुडोल्फ विर्चो थे, इन्होंने बोला कि भाई सब ये तो बोल रहे हो कि सारे प्लांट सेल से बने हैं, सारे एनिमल सेल से बने हैं, लेकिन कोई ये तो बताए कि आखिर जितने भी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि जितनी भी जो सेल्स हैं, क्या वो एक ही सेल बनती है, ज़िंदगी भर चलती है, या फिर नई नई सेल बनती है, या एक ही बनती है, मतलब चल क्या रहा है ये तो बताओ कि सेल आ कहाँ से रही है, होती कैसे हैं, क्या एक ही सेल काम करती है ज़िंदगी भर, नई नई बनती है, क्या होता है। तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि जितनी भी जो न्यू सेल्स बनती हैं वो अपनी पुरानी वाली सेल से ही बनती हैं, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो सेल होती है वो क्या करती हैं, यानी कि डिवीजन, यानी कि क्या होता है, सेल डिवीजन, ठीक है। एंड इन्होंने बताया कि सेल जो होती हैं वो डिवीजन करती हैं और उसके बाद किसको बनाती हैं, न्यू सेल को बनाती हैं, ठीक है। यानी कि सेल डिवीजन के बाद क्या होता है, एक नई सेल क्या हो जाती है, बन जाती है, सिंपल सी चीज़, ठीक है। और उनकी यही लाइन कि जितनी भी जो नई सेल्स बनती हैं वो अपनी पुरानी वाली सेल से ही बनती हैं, यही लाइन इनकी कहलाई मॉडर्न सेल थ्योरी। क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पे आके पूरे तरीके से आपका जो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है उनकी जो डिस्कवरी है कि किस तरीके से सेल को खोजा गया। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना 11th में, तो पूरा चैप्टर आएगा वापस से सेल का, जहाँ पे सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में आएंगी, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है, हाँ या ना? चलिए, अभी यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी हमने पूरा पढ़ा उसका एक शॉर्ट है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, ठीक है, यानी कि डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 1665 में, यानी कि कब किया था, एंड व्हाट डिड दे डिस्कवर, उन्होंने आखिर डिस्कवर क्या किया था बेसिकली। तो रॉबर्ट हुक 1665 notice the presence of cells in a cork slice. Next, Leeuwenhoek 1674 found the presence of living cells in the pond water.
Robert Brown 1831 recognized the existence of nucleus in the cell. Purkinje 1839 invented the term protoplasm, which is a liquid present in the cell. Okay. Next, Schleiden and Schwann 1838 and 1839 presented the cell theory that all organisms are actually made up of cells. Virchow यानी कि पूरा नाम Rudolf Virchow 1855 suggested that all cells come from cells that already exist in nature. ओके तो ये चार्ट आपको हेल्प करेगा जितने भी साइंटिस्ट जो मैंने आपको बताए हैं अभी उन सबको समझने में. ओके क्लियर है गाइज यहाँ पे. चलिए तो अभी आपकी क्लास तो स्टार्ट हुई है. तो आज की क्लास में जो आपने जाना है वो जाना है कि आखिर किस टाइप की होती है सेल, यानी कि सेल है क्या. टाइप्स तो अभी जाने हैं, टाइप्स अभी हम देखेंगे कि सेल है क्या, किसने डिस्कवर किया. अब बारी आएगी यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की, जिसमें आप यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर को पढ़ेंगे. ठीक है, जो कि हम देखेंगे इस नेक्स्ट क्लास में. वरना मुझे पता है अभी बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 9th में आए हैं, कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मैम कैसे. अभी आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे गाइस बायोलॉजी की, तो आपको ये वाला सब कुछ पढ़कर आना है. एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स एंड आपका जितने भी यानी कि जो 2 टाइप के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में. ओके एंड देन हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बेसिक है. सेल आएगा तो ही आपको टिश्यू वाला चैप्टर समझ आएगा, टिश्यू आएगा तो बाकी आगे वाले चैप्टर समझ आएंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है. ओके चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में. एंड क्लास कैसे लगी बताना मत भूलना. ठीक है, तो क्लास के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा. तो तब तक के लिए गाइस बच्चा पार्टी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस.